Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the chapter Reptiles, and this is lesson number 10, which will be the end of the chapter Reptiles. In today's lesson we shall be discussing reproduction and development in reptiles. रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को किस तरह से आगे बढ़ाता है. रेप्टाइल्स को ओविपेरस ग्रुप में रखा गया है. उस किस्म के एनिमल्स जहाँ पे फीमेल एग्स ले करती हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है. रेप्टाइल्स के एग को एमनियोटिक एग कहते हैं. इसके बारे में हम पहले भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. एमनियोटिक एग जो कि ना सिर्फ अच्छी तरह प्रोटेक्ट होती है बल्कि इसमें वेस्ट मटेरियल भी स्टोर किया जाता है और फूड की काफ़ी सारी क्वांटिटी भी होती है. इसको स्टडी करने के लिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स वाला लेसन नंबर 1 या 2 स्टडी किया जाए. इसके अलावा रेप्टाइल की एग में यॉक की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए मुनासिब है. फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल में इंटरनल है, जिसका मतलब ये है कि मेल स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं. स्पर्म और एग की मिलाप के बाद ही एग के साथ योक जमा होकर एक कैल्केरियस शेल में इनक्लोज हो जाता है. कैल्केरियस शेल का मतलब ऐसा शेल, ऐसा कवर जो कि कैल्शियम से बना हो. मेल में पाए जाने वाले गोनेट्स को टेस्टिस जबकि फीमेल के गोनेट्स को ओवरीज कहा जाता है. बड़े सारे एनिमल्स में मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है. स्पर्म्स जो कि फीमेल की बॉडी में मेल ट्रांसफ़र कर देता है उसको फीमेल एक पाउच में जिसको सेमिनल रिसेप्टिकल कहा जाता है वहाँ पे स्टोर कर देती है. सेमिनल रिसेप्टिकल में ना सिर्फ स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है बल्कि यहाँ से स्पर्म को नरिशमेंट भी मिलती है और स्पर्म कई दिनों या महीनों तक जिंदा रह सकते हैं. गोनेड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज एब्डोमेन में यानी पेट के एरिया में पाए जाते हैं. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नॉर्मली स्टार्ट होता है विंटर सीजन में, लेकिन फीमेल एग्स देने के लिए स्प्रिंग में रेडी होती हैं. स्प्रिंग का सीज़न इसलिए बेहतर है क्योंकि रेप्टाइल विंटर सीज़न का ज़्यादा इजीली मुकाबला नहीं कर पाते. रेप्टाइल की रिप्रोडक्शन में एक बहुत अहम बात यह है कि कुछ लिजर्ड्स ऐसे हैं जिसमें पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. पार्थेनोजेनेसिस इस किस्म की डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता और बग़ैर फर्टिलाइज हुए एग से एम्ब्रियो जन्म लेता है. इस किस्म के लिजर्ड्स में ज़्यादातर फीमेल्स ही होती हैं और इनकी कॉलोनी में कोई मेल मेंबर नहीं पाया जाता. फेरोमोन्स जिसका ज़िक्र पीछे भी हो गया है, फेरोमोन्स रेप्टाइल की स्किन से रिलीज़ होते हैं. फेरोमोन्स अपने सेक्स पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए फ़िज़ा में ख़ारिज किए जाते हैं. क्रोकोडाइल्स जो कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ आवाज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं. इस प्रोसेस को वोकलाइजेशन कहा जाता है. रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रोकोडिलिया में वोकलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये प्रोसेस एम्फीबियंस में भी पाया जाता. रिप्रोडक्शन के सीज़न में क्रोकोडाइल के मेल्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली रिएक्शंस शो करते हैं और ये ज़मीन के किसी ख़ास एरिया को ऑक्यूपाई कर देते हैं जिसको टेरिटोरियल बिहेवियर कहा जाता है. अगर उस एरिया में दूसरा मेल इंटर होने की कोशिश करता है तो ये उसको एग्रेसिवली भगाने की कोशिश में लगा रहता है. रेप्टाइल्स एग्स देने के बाद उसको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं देते. टर्टल्स ज़मीन में घोंसला बनाकर उसमें एग्स ले करने के बाद एग्स को दफना के चले जाते हैं. रेप्टाइल्स में पेरेंटल केयर यानी कि एग्स या बच्चों की हिफाजत करना
صرف ایک قسم کے امریکن ایلیگیٹر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ امریکن ایلیگیٹر بڑے بڑے نیسٹس جن کی ہائٹ 1 میٹر اور جن کی لمبائی 2 میٹر ہوتی ہے بناتا ہے۔ امریکن ایلیگیٹر کے فیمیلز اس قسم کے نیسٹ مٹی اور جھاڑیوں سے بناتے ہیں۔ ان میں انڈے دینے کے بعد نیسٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اور فیمیل ان کی نگرانی کرتی ہے۔ ریپٹائلز چونکہ ایکٹوتھرمک ہیں اور ٹیمپریچر کا ان پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور یہی اثر ایگز کی ڈیولپمنٹ پر بھی نظر آتا ہے۔ اگر ایگز جن ٹیمپریچر پر ڈیولپ ہو رہے ہیں اگر اس کا ٹیمپریچر 31.5 ڈگری سیلسیس سے کم ہو تو ایگز سے سارے فیمیل بچے ہی پیدا ہوں گے۔ اگر ایگز 32 ڈگری سینٹی گریڈ پر ڈیولپ ہو رہے ہیں تو کچھ ایگز فیمیل اور کچھ ایگز میل میں کنورٹ ہو جائیں گی، لیکن اگر ٹیمپریچر 32.5 اور 33 کے بیچ میں رہے گا تو سارے ایگز میلز میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں امریکن کروکوڈائل کے حوالے سے ہیں، اور جب ان کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ بچے نیسٹ کے اندر سے اپنی مدر کو آوازیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد مدر نیسٹ کو اوپن کر کے بچوں کو پانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ مدر جو چیزیں فوڈ یا خوراک میں استعمال کرتی ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے گرنے کے بعد بچے اس کو کھا لیتے ہیں۔